तो वो क्या चीज़ थी कि नहीं यार मुझे अब बस दुबई जाना है या मुझे कुछ नई मार्केट एक्सप्लोर करनी है। इंसान को नुकसान होता है और वो डाउनफॉल पे जाता है तो उससे वो डेफिनेटली कोई ना कोई सबक ही सीखता है। और हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम लोगों को ये लॉन्च करना है और हम लोगों ने इसको लॉन्च कर दिया। हम एक काम करते हैं, हम एक लैंड परचेज कर लेते हैं। कोई भी अगर आपको कारोबार स्टार्ट करना है ना तो उसको नीचे से स्टार्ट किया जाए। कहावत मैंने सुनी थी जो कहते थे कि आप जो पढ़ते हैं अगर वही करते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। टाइम पीरियड अगर आप कहोगे ना तो टाइम पीरियड कोई इसका नहीं कह सकता। वो हार्डवर्क आपका रहेगा, वो परसवेरेंस आपकी रहेगी, आप लगे रहेंगे उस काम के तो ऑब्वियसली आपकी वो। तो हर चीज आपकी एक क्लिक पे ही है। मैं नहीं कहता हूँ कि हर बंदा हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। कोई शख्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है किसी अपार्टमेंट के अंदर भी, तो उसको भी इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है कि मार्केट प्राइस क्या होगी। जिस तरीके से मार्केट बूम हो रही है दुबई की, तो हर बंदा यही कहता है कि मैं रियल एस्टेट की फील्ड में चला जाऊं। देखो पैसे आपके लग रहे हैं, अगर पैसे आपके लग रहे हैं ना तो मेरे हिसाब से होना यही चाहिए कि खुद स्टडी करो। तो मेमन के जब आप सुनते हैं या उस कास्ट के बारे में सुनते हैं तो फौरन से माइंड में आता है सर एंटरप्रेन्योर्स। लोग तारीफ करते हैं, लोग सोचते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग भी इस बात को सुन के खुशी होते हैं। हम लोगों की काफी ऐसी चीजें जो होती हैं वो गॉड गिफ्टेड भी होती है। बहुत से लोग ब्रांड बनाते हैं, जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं, इसके बाद आपको पता है पीछे क्या होता है कि आपकी आने वाली नस्लें जो है ना उस ब्रांड को अवेल करें और उस ब्रांड का फायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड मेमन सीरीज पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद कलीम और इस एपिसोड्स को आप तक लाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सेविंग्स होम, कंप्लायंस 360 और अलिफ इन्वेस्टमेंट्स में। इससे पहले हम जितने भी एपिसोड्स कर चुके हैं हमने डिफरेंट लोगों को यहाँ पे बुलाया जिन्होंने आपको इंस्पायर किया अपनी कोशिशों से, जो उनका जर्नी रहा, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी या उनका पर्सनल जर्नी हो, उन्होंने आपको इंस्पायर किया। और हमने बहुत सी दफ़ा ये देखा कि बहुत से जो बिजनेस ओनर्स थे वो अपनी सक्सेस स्टोरीज लेके आए थे, लेकिन ऐसा हमने शायद कम देखा था कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया या अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें नाकामी देखी, लेकिन उस नाकामी के बाद आगे उन्होंने क्या किया। तो ये आज के हमारे जो मेहमान हैं वो स्पेशल इस हवाले से हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी नाकामियाँ भी देखी हैं, लेकिन वो नाकामियाँ इनके लिए कोई हर्डल नहीं बनी, वो नाकामियाँ उनके लिए रुकावट नहीं बनी कहीं से भी, लेकिन वो उनसे सबक सीखते हैं और नए से नए काविशें जो है उनके जारी रहीं। और आज माशाल्लाह दुबई के अंदर वो एक डेवलपर्स कंपनी चला रहे हैं आइजन के नाम से। आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद आमिर ज़करिया भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर हैविंग यू हियर। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपका जो जर्नी था वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? बस बेसिकली हम लोगों ने जो हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी 2005 में, 2005 में फ्रॉम पाकिस्तान। और जर्नी इस तरीके से स्टार्ट रही थी कि एक विजन हमारा बना हुआ था कि हमें एक अच्छा ब्रांड की तरफ सॉरी जाना मैं है। जी, करूँगा। जो मैंने ये कहा अभी कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी फेलियर्स भी देखे हैं, जी जी। तो क्या ये बात ठीक है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। फेलियर्स देखें, डाउनफॉल देखें, उसमें हो सकता है कि हमारी अपनी खुद की मिस्टेक्स हों और एक्सपीरियंस ना हो या बहुत ज़्यादा फास्ट चलने की वजह से वो हो। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई थी जिसकी वजह से हमारे डाउनफॉल हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आज तक गिव अप नहीं किया, क्योंकि एक विज़न बना के चला था शुरू से ही। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोगों ने अपना विज़न बना के यही रखा था कि हमें अपने ब्रांड को लेना है और उस ब्रांड को सक्सेस करना है जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाएं। परफेक्ट। तो फिर आपका जर्नी स्टार्ट हुआ 2005 से? जी हाँ बिल्कुल। तो फिर सबसे पहला बिजनेस जो था वो क्या था? जी, हम लोगों ने 2005 से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, जो आज ट्रेडिंग के नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पाकिस्तान में। उसका प्रोडक्ट था लैपटॉप और मोबाइल्स। ठीक है। तो शायद आप सबको पता होगा कि टेक्नो सिटी वहाँ पे मार्केट है एक, वहाँ से हम लोगों ने स्टार्टिंग ली और लैपटॉप का काम शुरू किया हम लोगों ने इस तरीके से। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर भी हमें डाउनफॉल ये लग रहा था कि जैसे उसकी जो कलेक्शन का सिस्टम और उसकी जो, जैसे हम अपनी ज़बान में बोलते हैं कि उधार का काम जो इतना होता था और वॉल्यूम अगर आप लो तो वो वॉल्यूम इतना यूज होता था और मार्जिन रेशियो जो उसका इतना छोटा होता था, जिसकी वजह से हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और फाइनली हम लोगों ने इसको 2007 में या 2008 में अप्रोक्स हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया और हमें उस बिज़नेस में आप समझें कि मतलब फेल ही कह सकते हैं उसको हम, वो कारोबार हमारा फेल हो गया। इसके बाद हम लोगों ने आहिस्ते आहिस्ते मज़ीद स्टडी करते रहे। मीनवाइल हम लोगों ने एक और ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम था OHU जनरल ट्रेडिंग। ठीक है।
ठीक है ना, वो बिलोंग करता है जोड़िया बाज़ार से। हमारी पाकिस्तान की जोड़िया बाज़ार है जिसमें ग्रैंड मार्केट आती है, जिसके अंदर सीड्स मार्केट आती है। तो इसको हम लोगों ने लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हम लोग बहुत सक्सेस रहे और आज तक हम लोग सक्सेस ही है और वो कारोबार हमारा आज तक चल ही रहा है माशाल्लाह। जिसके अंदर हम लोग के जो प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स हैं, वो होल चिली उसे हम कह सकते हैं, ब्रूम हो गया या कोरिएंडर हो गया या सीड्स हो गए। कुछ आइटम्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं और कुछ आइटम हम लोग लोकल ही ट्रेडिंग करते हैं। जो काम आज तक हमारा चल रहा है, मेरे पार्टनर्स हो गए, मेरी टीम हो गई, उसको चलाती है और मीनवाइल हम लोग इस ब्रांड को चलाते हुए आगे आते रहे। देन इसके बाद 2012 में 2013 में हम लोगों ने एक और प्लान किया कि हम एक काम करते हैं कि सुपरमार्केट जो है उसकी चेन को मार्केट में लाया जाए हमारे नाम से। जो आइजन को मैंने बंद किया था उसको दोबारा रीओपन करने की कोशिश की और सुपरमार्केट की चेन लेके हम लोग आए और आज सुपरमार्केट के नाम से हम लोगों ने क्लिफ्टन में उसकी लॉन्चिंग की, जिसका अप्रोक्स 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स के बिटवीन इसका भी डाउनफॉल आ गया। डाउनफॉल आ गया। इसके बाद उसके अंदर जो खामियां थी, जो खराबियां थी, वो मेन ये नज़र आई कि ये सारी चेन मार्केट है, ये इंडिविजुअल मार्केट नहीं है। जब तक आप इसको चेन के साथ लेके नहीं आते हो ना, जब तक आप उसको सक्सेस या अचीव नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ी हमारी खामी थी जो हमारा डाउनफॉल बना और उस लाइन को भी हमें अप्रोक्स 2 ईयर्स के अंदर बंद करना पड़ा। इसके बाद फिर मैं 2009 से मैं दुबई में हूँ और 2012-13 के अंदर मैंने अपनी सुपरमार्केट को क्लोज़ किया, लेकिन मैं यूएई में ही था। लेकिन और यूएई जब आप आए हैं 2009 में आप आए हैं, जी हाँ 2000, तो वो क्या चीज़ थी कि यार नहीं यार मुझे अब बस बस दुबई जाना है या मुझे कुछ नई मार्केट एक्सप्लोर करनी है? जी वो माइंड में क्या था, क्यों वो माइंड में दुबई ही क्यों? वो माइंड में ये था कि जब हम दुबई आए थे ऐसे विजिट के लिए, कोई माइंड नहीं था कि हम दुबई के अंदर बिजनेस को रन करेंगे या कोई बिजनेस का काम करेंगे या कोई कारोबार करेंगे। जब आए तो यहाँ पे देखा कि मोबाइल एसेसरीज़ की और मोबाइल की मार्केट बहुत अच्छी है। तो बैठे बैठे वही वाली बात आ गई ना कि जो हमारी मेमन कम्युनिटी और जो हमारी मेमन बरादरी है ना, उसका दिमाग बिजनेस में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये बिल्टन एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमको गॉड गिफ्टेड दिया हुआ है। तो सोचते ही रहते हैं कि मज़ीद क्या करना है, मज़ीद क्या करना है, मज़ीद क्या करना है। तो 2009 में जब मैं विज़िट पे आया था यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये मोबाइल का काम या मोबाइल एक्सेसरीज़ का काम करना चाहिए, लेकिन सोचते ही रहे, रैपिडली कोई चीज़ को स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि आपको मैंने बताया कि पीछे हम लोग डाउनफॉल खा के आ रहे थे, तो थोड़े से नुकसानात हो रहे थे ना। तो आपको पता है ना, जब इंसान को नुकसान होता है और वो डाउनफॉल पे जाता है तो उससे वो डेफिनेटली कोई ना कोई सबक ही सीखता है। तो हम लोग वो सबक सीखने के हिसाब से हम लोगों ने कहा नहीं, अब हम लोगों को गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी है, सोच समझ के जो भी काम करना है करना है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने वर्कआउट किया और वर्किंग की, तो हमें पता चला कि हमें मोबाइल एसेसरीज़ की लाइन में जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक के नाम से एक कंपनी लॉन्च की, कंपनी बनाई और 2011-12 के अंदर हम लोगों ने इसको लॉन्चिंग का सोचा और फिर इसको लेके चले। थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब यानी कि आप समझ लो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 3-4 साल निकल गए खाली सोचने में। हाँ, स्टडी करने में और वर्किंग करने में 3-4 साल निकल गए। देन इसके बाद हम लोगों ने फाइनल डिसीजन ये लिया कि हम अपनी मोबाइल एक्सेसरीज अपने नाम से, अपने ब्रांड से इसको लॉन्च करेंगे और हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम लोगों को ये लॉन्च करना है और हम लोगों ने इसको लॉन्च कर दिया। जब हम लोगों ने लॉन्च कर दिया, सारी वर्किंग की और सारे चाइना से कोरस्पॉन्डिंग करके सारी चीज़ें बनाने के बाद, सारे सैंपल्स वगैरह होने के बाद, सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद जब हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, तो इसी मीनवाइल साल 1.5 साल के अंदर ही ये सारी चीज़ों के अंदर आपको पता है कि कोविड आ गया। तो कोविड-19 की वजह से जो है ना, ये हमारा डाउनफॉल आ गया कैप्स लॉक। अच्छा। मोबाइल एक्सेसरीज का विजन तो हमारा ये था कि हम बेसिकली कैप्स लॉक को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे और मोबाइल एक्सेसरीज के साथ हमारा प्रोग्राम ये था कि हम अपना खुद का मोबाइल लॉन्च करेंगे। जिस तरीके से ये छोटी छोटी कंपनी है, बहुत सी कंपनी है, इस तरीके से हम अपना मोबाइल भी लॉन्च करेंगे। लेकिन इस बार डाउनफॉल हमारा नहीं था, इस बार सुनेरियो ऐसा बन गया कि हम लोग मजबूर हो गए, कोविड आ गया, कोविड की वजह से सारे ऑर्डर जो हमने प्रेस किए थे वो डिले हो गए, जिसके अंदर क्वालिटी एंड
जो क्वालिटी कहा जाती है, क्वालिटी में भी इफेक्ट आ गया, टाइमिंग में इफेक्ट आ गए, टर्म्स एंड कंडीशन में, कमिटमेंट में इफेक्ट आ गए, जिसकी वजह से जब माल यहाँ पे आया तो मार्केटें सारी बंद थी और ये सारा हमारा क्लैप्स हो गया। जो कैप्स लॉक का जो हमारा विजन था ना, वो क्लैप्स हो गया 2019 के एंड में। तो दूसरी तरफ हमारा जो OHU जनरल ट्रेडिंग है पाकिस्तान में, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकाम पे चल रहा था, अच्छे तरीके से चल रहा था और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। इसके बाद जब इसका डाउनफॉल हुआ तो हम लोगों ने इसको आउट कर दिया कैप्स लॉक को, और बस ऐसे ही बैठे बैठे दोस्त यार बैठे हुए थे और बातों बातों में कुछ दोस्तों ने, जो मुखलिस दोस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कहा कि यार आप रियल एस्टेट की मार्केट में क्यों नहीं आते हो, क्योंकि मार्केट भी इस वक्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे चल रही है। तो ऐसे ही बातों में जो मुझे जवाब समझ आया, मैंने जवाब दे दिया कि मुझे समझ नहीं आती है रियल एस्टेट की मार्केट, मैं ये नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, और मतलब मैं अपने आप को, लेकिन एक उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं था या ज्यादा नॉलेज नहीं थी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। तो 2019 के एंड में हम लोग ये बातें कर रहे थे, फिर हम लोगों ने कहा चलो स्टडी करने में क्या बुराई है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर स्टडी की 6-8 महीने 9 महीने अप्रोक्स 1 साल हम लोगों ने स्टडी की। स्टडी करने के बाद हम लोग बैठे बैठे ऐसे ही दोस्तों ने कहा कि चलो एक काम करो, आप प्रॉपर्टी के काम में नहीं आओ, इन नहीं हो, रियल एस्टेट में नहीं हो, हम एक काम करते हैं, हम एक लैंड परचेज कर लेते हैं। तो उस टाइम पे हो सकता है कि कोई ऐसी क्लिक होने वाली बात थी और हम लोगों ने हमारे JVC में एक लैंड परचेज कर ली, दुबई जुमेरा विलेज सर्कल में हम लोगों ने एक लैंड परचेज कर ली। जब लैंड परचेज कर ली तो होता है ना कि ऑटोमेटिकली एक शौक पैदा हो गया कि चलो यार अब लैंड लिए तो इसके ऊपर वर्किंग क्यों नहीं करें, जमीन पड़ी हुई है, वही वाली आपकी बात के दिमाग चलता रहता है। तो हम लोगों ने ऐसे ही बातों बातों में हम लोगों ने कहा कि चलो हम डेवलपमेंट कंपनी एक लॉन्च करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी आइजन डेवलपमेंट कंपनी को लॉन्च किया और उसका आगाज किया। तो जब आइजन डेवलपमेंट कंपनी को आगाज किया और हम लोगों ने ट्रेड लाइसेंस वगैरह बनाया, तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारी जो लैंड है इसके ऊपर हमने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया ग्रैंड ग्लो के नाम से। JVC के अंदर है 14 टाउन हाउस हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट में बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कंप्लीशन पे है और एंड ऑफ अगस्त 31 अगस्त इंशाल्लाह इसकी पोजीशन डेट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आइजन में एंट्री ली, जो मुझे अब तक लगता है इंशाल्लाह कि हम इस कंपनी के अंदर सक्सेस हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से हम लोगों ने आइजन को लॉन्च किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ एंड ऑफ सितंबर में आइजन डेवलपमेंट कंपनी अपना दूसरा प्रोजेक्ट भी ला रही है, जो वाइट ओपल के नाम से ग्राउंड +5 की उसकी बिल्डिंग है। 45 अपार्टमेंट्स इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे कंप्लीटली इम्यूनिटीज़ के साथ। तो बस ये है कि इस तरीके से हम लोगों ने। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मुझे एक चीज़ माइंड में आ रही है। अब मोस्टली लोग यहाँ पे देखते हैं और दुबई में जब देखते हैं तो हाई राइज सारी बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आती हैं, प्लाजास, टावर्स आपको नज़र आते हैं। तो आप जो है वो कम्युनिटी हाउसेस की तरफ क्यों चले गए? नहीं, हम कम्युनिटी हाउसेस की तरफ इसलिए हम लोग कम्युनिटी हाउसेस की तरफ नहीं गए। हम लोगों ने इंडिविजुअल टाउन हाउसेस बनाए हैं सिर्फ 14। जो पहला प्रोजेक्ट है मेरा ग्रैंड ग्लो के नाम से है, और सेकंड प्रोजेक्ट है वाइट ओपल है, जो अपार्टमेंट है ग्राउंड +5 की बिल्डिंग है। कम्युनिटीज़ में हम इसलिए नहीं गए, और हम कम्युनिटीज़ में भी नहीं गए और हम लोग हाई राइज में भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि वही वाली आपकी हमारी बात कि हम लोगों ने पीछे से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा है। तो डाउनफॉल देखा तो हमने कहा कि नहीं, अगर हमारे लिए फील्ड न्यू है, ये लाइन न्यू है, और मैं सबको यही मैसेज दूंगा मेरे डाउनफॉल की वजह से, कि मैं आप सबको यही मैसेज दूंगा कि कोई भी अगर आपको कारोबार स्टार्ट करना है ना, तो उसको नीचे से स्टार्ट किया जाए। उसका अगर हाइप क्रिएट करके आप स्टार्ट करने जाओगे ना, तो मुझे लगता है कि उसके डाउनफॉल के चांसेस जो है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ से और अपने कारोबार से, कि डाउनफॉल के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी गाड़ी को 20 की स्पीड पे चलाओ, फिर 40 पे लेके जाओ, जब आपका हाथ सेट हो जाए इसके बाद आप गाड़ी को भले 100 या 120 पे भगाओ। तो ये मेरा अपना एक जाती ओपिनियन और जाती एक्सपीरियंस है। टाउन हाउस को लेके आने का मतलब ये था कि आप थोड़ा सा, आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, और फिर ऑब्वियसली जब एक दफ़ा उसका एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारा ये जो लर्निंग पीरियड जो है ना, ग्रैंड ग्लो, हम इसको अपना लर्निंग पीरियड ही कह सकते हैं। अब ये आपकी मेन फील्ड नहीं थी, और एक कहावत मैंने सुनी थी जो कहते थे कि आप जो पढ़ते हैं अगर वही करते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप वो करते हैं कि जिसका आपको शौक है,
तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। आपको क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मेरा कहना इस बारे में यही है कि अगर जिस फील्ड के अंदर आपका शौक होगा ना, तो उसमें तो डेफिनेटली आपकी सक्सेसिंग पक्की है। टाइम पीरियड अगर आप कहोगे ना, तो टाइम पीरियड कोई इसका नहीं कह सकता है कि आप कल सक्सेस हो जाओगे या एक दिन बाद सक्सेस हो जाओगे या एक महीने बाद सक्सेस हो जाओगे। लेकिन आपका पेशेंस और शौक होगा ना, तो डेफिनेटली आपका सक्सेस ये कंफर्म्ड है। वो हार्डवर्क आपका रहेगा, वो परसेवरेंस आपकी रहेगी, आप लगे रहेंगे उस काम के तो ऑब्वियसली आपके वो और जैसे ही आपके किसी को शौक है, तो शौक के लिए तो कहते हैं कि बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसमें फिर अगर कोई नाकामी भी आती है तो बंदा उसको भी एज अ लर्निंग लेके चलता है। चलिए अब रियल एस्टेट के हवाले से बात करते हैं, स्पेशली वो लोग जो डेवलपर्स हैं। अब अगर मैं लैंड परचेज करना चाहता हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? ये कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं कि जो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं कि हाँ ये लैंड है, इसकी ये प्राइस होनी चाहिए, ये कोई मार्केट प्राइस, ऐसा कुछ कोई मैकेनिज्म है? नहीं जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप कोई लैंड परचेज करने जाते हैं या कोई भी यूएई के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं ना, तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह यूएई गवर्नमेंट ने और लैंड डिपार्टमेंट ने उसका चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट रखा हुआ है। तो हर चीज़ आपके एक क्लिक पे ही है और आपकी स्क्रीन पे ही है। असल बात यह है कि लोगों के पास उसकी अवेयरनेस कितनी है। अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है तो डेफिनेटली आप उसमें धोखा खा सकते हो। हम नहीं कहते हैं कि कोई आपके साथ गलत बयानी करेगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत से ब्रोकर्स होते हैं या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद के पास भी कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अगर आपको बात करते हैं और बाद में हमें लगता है कि वो हमें मिसगाइड करके गया, लेकिन वो मिसगाइड बेसिकली वो करके नहीं जाता कि उसकी नॉलेज भी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि डे बाय डे दुबई के अंदर सारी चीजें प्रोजेक्ट्स बहुत से आते हैं, रैपिडली चेंजिंग होती है। तो हर बंदा हर चीज को तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए यूएई गवर्नमेंट ने खुद ने भी और लैंड डिपार्टमेंट ने खुद ने कुछ ऐसी चीजें बनाई है जिससे आप लोग जो है ना उस चीजों को कंट्रोल को मिनिमाइज कर सकते हो। मैं नहीं कहता हूं कि हर बंदा हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आप अपने उसके रिस्क को और जो आपका रिस्क फैक्टर है ना उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आप कोई लैंड परचेज करने जाते हो फॉर एग्जांपल, तो एक आपकी वेबसाइट आप देखेंगे, अपने गूगल पे चले जाएं, बिल्कुल इजी है। GIC.DD के नाम से एक वेबसाइट है। GIS.DD है जी, GIS.DD। उसको आप ओपन करेंगे ना तो सीधा, बट आपके पास वो प्लॉट का नंबर लाजिम होना चाहिए। जब उस प्लॉट का नंबर आप उस GIS वेबसाइट के अंदर डालेंगे ना, तो आपके पास वो चीजें आ जाएंगी जो चीजें शायद आपको कोई प्रोवाइड ना करे। अगर आपके पास उसका बेहतरीन अवेयर है तो आप उस चीज को खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका लैंड का नंबर आप उस GIS के अंदर डाल देते हो, तो आपके पास उसका एफेक्शन प्लान हो गया या आपके पास उसका साइट प्लान हो गया या कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी आपको जरूरत है। जिसकी फील्ड होती है वो उसको ज्यादा समझता है कि जब आप उसको ओपन करोगे ना, आप उस पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा क्या क्या चीजें किस किसी का ख्याल करना। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है ना आपको वो मिल जाती है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप यूएई की खुद की वेबसाइट पे जाते हो तो एक रेस दुबई के नाम से, दुबई रेस के नाम से एक एप्लीकेशन है। या तो आप उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करो या तो आप उसकी वेबसाइट पे चले जाओ। तो दुबई रेस खुद आपको सारी वो चीजें प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका डेटा आप फीड करेंगे उस एप्लीकेशन के अंदर या वेबसाइट के अंदर, तो इवन आपको वो उसकी लास्ट ट्रांजैक्शन के इस एरिया के अंदर पर्टिकुलर उस लैंड के अतराफ के अंदर ये लास्ट ट्रांजैक्शन आपकी किस प्राइस में हुई है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस कंट्रोल हो गया। क्या आप देखना चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल कोई गाड़ियों की मार्केट प्राइस क्या है? यस, मार्केट प्राइस क्या है। इसी तरीके से अगर आप कोई अपार्टमेंट परचेज करने जाते हो या अगर आप कोई आप कोई ऐसा अपार्टमेंट परचेज करने चाहते हो जिसको आपको परचेज करके उसको रेंट पे डालना है, तो भी आपको रेस दुबई हो गया, आपको वो प्रोवाइड करता है सारी चीज़ें। इसके अलावा इंडिविजुअल प्राइवेट जो कंपनियां हैं, जैसे आप बेयूद हो गया या प्रॉपर्टी फाइंडर हो गया, ये ड्यूबिजल हो गया, ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं कि आप जिस जगह पे अपार्टमेंट, लैंड या कोई भी वट प्रॉपर्टी यूएई में परचेज करना चाहते हो, तो उसके प्राइस आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करेगा, आपको लास्ट ट्रांजैक्शन शो करेगा। आप उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के बाद आप कहोगे कि मुझे इसका ROI कितना आता है, ROI यानी कि उसका रेंट मुझे कितना आएगा। तो रेंट भी ये वेबसाइट है और ये एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करेंगी कि इस एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है, उसका रेंट कितना आ सकता है और मैक्सिमम और मिनिमम इसके प्राइसेस क्या हैं।
तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करके रखी हुई हैं। असल बात यह है कि आप उसको अवेल किस तरीके से करते हो। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये बताएं, आपने जैसे बात की कि मैं अगर यहाँ पे कोई लैंड परचेज करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि मुझे उसके अंदर, अगर मैं डेवलपर या मैं कुछ बाद में कुछ बनाना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, तो मुझे किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो आपकी बातों से मुझे ये पता चला कि अगर कोई कोई शख्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है किसी अपार्टमेंट के अंदर भी, तो उसको भी इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है कि मार्केट प्राइस क्या होगी या रेंट उसमें से कितना उसको मिल सकता है, तो वो सब चीज़ें भी अवेलेबल है। जी बिल्कुल, मैं ऑडियंस को यही कहूँगा, देखें आप कहेंगे ना कि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होंगी, क्योंकि ये आपकी फील्ड नहीं है, ये आपका कारोबार ये है। एजेंट भी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि काफ़ी एजेंट आपको डिटेल्स में बताएं, हो सकता है कि काफ़ी एजेंट आपको डिटेल में ना बताएं, या हो सकता है कि उस एजेंट को ये पता ही ना हो। क्योंकि देखिए ना, अभी जिस तरीके से मार्केट बूम हो रही है दुबई की, तो हर बंदा यही कहता है कि मैं रियल एस्टेट की फील्ड में चला जाऊँ, मैं रियल एस्टेट की फील्ड में चला जाऊँ, चाहे उसको नॉलेज हो या ना हो। तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली एक एंड यूज़र या परचेजर के ऊपर ही जाएगा ना, कि उसको अगर पूरी नॉलेज नहीं है तो वो किसी परचेजर को या सेलर को बता ही नहीं सकेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा। इस रिस्क को हम लोग मिनिमाइज और कंट्रोल ये कर सकते हैं कि कुछ पोर्टल्स या कुछ वेबसाइट्स ऐसी अवेलेबल हैं यूएई के अंदर, जो आपके रिस्क को या फिर आपकी जो नॉलेज है उसको मिनिमाइज कर देगी, और काफ़ी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म से पता चल जाएगी, जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टी फाइंडर है या यूथ है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह मिल सकती है, या एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। जी बिल्कुल, इस पे मैं यही कहूँगा कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, या उसका प्राइस कंट्रोल क्या है, या उसकी अर्निंग क्या है। अगर उसको आप अवेल करोगे ना, तो हो सकता है कि जो ब्रोकर आपको मिसगाइड कर रहा हो या बता रहा हो जो चीज़, तो बेहतर इससे ये है कि आप खुद उसकी सर्च करें, उसकी स्टडी खुद करें, उसके जो जो पोर्टल्स और जो वेबसाइट दी गई हैं उसके ऊपर आप खुद वर्किंग करें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है आपको क्या होगा? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको खुद पता होगा। और देखें, आप अपना पैसा आप लगा रहे हैं, ब्रोकर से उसको सरोकार नहीं है। ब्रोकर को अपनी ब्रोकरी से है और अपना माल सेल करना है उसको। देखो, पैसे आपके लग रहे हैं, अगर पैसे आपके लग रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से होना यही चाहिए कि खुद स्टडी करो, खुद इसको सर्च करो और खुद समझो, देन इसके बाद आप पैसे लगाओ। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे उठा के किसी को दे दो और फिर बाद में आप कहते रहो कि ये मैंने क्या किया। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं ये करते हैं कि ये चीज़ करने के बाद ब्लेम डाल देते हैं ब्रोकर के ऊपर, या तो किसी एजेंसी के ऊपर या किसी एजेंट के ऊपर कि यार इसने फ्रॉड मेरे साथ हो गलत गया। किया। हालांकि गलत उसने आपके साथ नहीं किया था, वो तो मार्केट के हिसाब से आपको बेसिक चीज़ें बता रहा था। लेकिन जब आप पैसे लगा रहे हो तो आपको ये होना चाहिए कि आप खुद स्टडी करो, खुद वर्किंग करो, देन विल पे द मनी। ठीक है, और क्योंकि ऑलरेडी मार्केट्स में या उन पोर्टल्स के ऊपर आपको मार्केट प्राइसेस भी अवेलेबल हैं कि मार्केट प्राइस क्या होती है। या अब जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ किसी अपार्टमेंट के अंदर, और मुझे कोई शख्स ये कहे कि यार इसमें आपको 2 लाख दिरहम साल का आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा, तो लेकिन उसको भी कंफर्म करने के लिए पोर्टल्स अवेलेबल हैं कि वाकई 2 लाख का रेंट आएगा कि यार कि 70,000 का रेंट आएगा। जी बिल्कुल, 100% बिल्कुल ऐसा ही है कि लोगों को अगर आप किसी की बात सुनते हो कि अगर आप ये अपार्टमेंट परचेज करते हो और उसका रेंट XYZ जो भी अमाउंट का आता है, तो ऑब्वियसली उसको आप एक ही क्लिक के ऊपर आप अपनी वेबसाइट पे जाके या एप्लीकेशन पे जाके या गवर्नमेंट की खुद की जो वेबसाइट है बनी हुई है उस पे जाके आप चेक कर सकते हो कि इस एरिया का रेंट कितना है या इस एरिया का सेल प्राइस कितना है। इवन वो वेबसाइट, पहले भी आपको मैंने बताया, इवन वो वेबसाइट्स और वो एप्लीकेशंस आपको लास्ट ट्रांजैक्शन भी बता देगी कि इस एरिया के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर, इस अपार्टमेंट का लास्ट ट्रांजैक्शन कितने में हुआ है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बनी हुई है इस तरीके से जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन असल मसला है कि जब तक आप अवेल नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब काफ़ी हमने ये रियल एस्टेट और बिल्डिंग्स के हवाले से बात कर ली। एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपसे मैं सवाल करने जा रहा हूँ, मुझे बता आप कितने तैयार हैं सवाल के लिए। अब मुख्तलिफ पाकिस्तान में तो है कि मुख्तलिफ जो कास्ट हैं या डिफरेंट इलाके हैं, तो उनकी कुछ खासियत होती है। ठीक है, तो मेमन के जब आप सुनते हैं या उस कास्ट के बारे में सुनते हैं तो फ़ौरन से माइंड में आता है सर एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल लोग जो है ऐसे हो, और पैसे वाले सारे के सारे लोग। तो ये क्या है?
जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली अगर लोग तारीफ करते हैं, लोग सोचते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग भी इस बात को सुन के खुशी होते हैं। लेकिन एक तरफ अगर आप कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि 100% एंटरप्रेन्योर या 100% सक्सेस है मेमन। मेमन के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डाउनफॉल की तरफ या फ्लॉपिंग की तरफ या फेलियर की तरफ जाती हैं। लेकिन ये आप कह सकते हो कि मोस्टली जो मेमन है ना, वो 90%, 99% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% सक्सेस की तरफ ही होता है। एक्चुअली हमारे जो मेरे मरूम फादर जो थे ना, मेरे वालिद हाजी मोहम्मद ज़करिया, वो हमेशा कहते थे, अगर मैं मेमन में भी अगर इस कहावत को बोल दूं कि बद्दक जो बच्चों होता ना, उनके तेरान जी जरूरत नहीं, वो पोते तैरनो, उनके कोई चीज़ की जरूरत नहीं। इसकी मैं ट्रांसलेशन आपको उर्दू में कर दूं कि जो बत्तख का बच्चा होता है ना, डक का जो बच्चा होता है ना, उसको तैरने की या स्विम करने की जरूरत नहीं होती है, सिखाने की जरूरत नहीं है उसको, वो खुद सीखता है। तो ये एक हमारी एक मेमनी कहावत है, उसके जो है वो जीन्स में ही वो चीज़ आ जाती है। हाँ, ये जेनेटिक होता है। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी जेनेटिक और गॉड गिफ्टेड भी होती हैं। बेसिकली जेनेटिक तो आप कहेंगे, लेकिन मेमन बरादरी जो खुसूसन है ना, उसको बहुत सारे गॉड गिफ्टेड भी है, जो कि हमारी जो तारीफ होती है हमारी कम्युनिटी की, वो इसकी वजह से होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि हम लोगों की काफ़ी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि मेमन बरादरी जो है ना, और दूसरी बात यह है कि मेमन मोस्टली जो है ना, मोस्टली वो बिजनेस की तरफ ही उनका माइंड होता है। 80% अगर आप उठाएंगे ना किसी के, अगर आप किसी से इंटरव्यू या व्यूज़ लेने भी शुरू हो जाएंगे ना, तो वो आपको यही कहेंगे कि ना मिके तो धंधो करनू है पे, मिके कोई जी नौकरी, मिके कोई जी गुलामी नहीं करनी। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग बोलते हैं कि ना बिजनेस ही करेंगे ना, नौकरी नहीं। ऐसा नंडो धंधो करना, लेकिन पोते जो करना है, यानी कि हम कारोबार करेंगे, खुद का करेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि आजकल की जनरेशन को मैं बोलूँगा, थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे थोड़े से अल्फाज जो हैं वो तल्ख हों। आजकल की जो हमारी जनरेशन है ना मेमन बरादरी की, मैं खुद भी इतनी बड़ी उम्र का नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ये हमें तालीम देते रहते हैं, और मैं सबको यही कहूँगा कि अपनी आने वाली जनरेशन को और बच्चों को यही तालीम दो कि बेटा ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इतनी आसानी से नहीं बनी है। हमें ऐसा लगता है कि ये मेमन बरादरी पैसे वाली बन गई और हर दफ़ा किसी में भी घुसते हैं तो वो पैसे वाले हो जाते हैं, या तो मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो सोना हो जाता है। ऐसा नहीं है। देखो, इसके लिए हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे बड़े लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, इतना स्ट्रगल किया कि एक एक शख्स की, एक एक बड़े बड़े जो लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन बहुत नामी ग्रामी हमारे मेमन बरादरी के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जिनकी अगर आप हिस्ट्री उठाते तो आपको लगेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरीके से स्ट्रगल किया है, और किस किस तरीके से उन्होंने अपनी फैमिलीज के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, क्या किया है, क्या नहीं किया है। एक्चुअली आज की जो जनरेशन है ना, वो शॉर्टकट का जो माइंड है ना इनका, जो चला गया है ना कि बस ठीक है, आओ सवारे सुमाने राज्य सुमाने सवारे पैसे वार होती हो ना, हेरो ने कुरल है कि जो पांजा वडाइन ना, जो मेहनत करने गए, जो हमारे बड़े जो मेहनत करके गए ना, उसको वो बच्चे आजकल के देखते नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि ये भी पैसे वाला हो गया, ये भी पैसे वाला हो गया, मैं क्यों नहीं हो गया। एक्चुअली पढ़ने के लिए और समझने के लिए तैयार नहीं है कि पीछे वाले लोगों ने क्या किया। अगर पीछे वाले लोगों की जब ये हिस्ट्री देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया जब हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज आप लोग शॉर्टकट की जो बात करते हो ना, तो बेस्ट डेफिनेटली जो हमारे बड़े और बुजुर्ग है ना, उनका दिल दुखता होगा कि यार ये हम लोगों ने इसके लिए तो नहीं किया ना, कि आज हमारी जनरेशन जिस चक्रों में पड़ गई है, ये सारी चीज़ों में पड़ गई है कि बस किसी भी सूरत में या तो हमको फेम मिल जाए, या तो हम लोग रातों रात पैसे वाले बन जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हर चीज़ के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अब ये नई जनरेशन को ये समझना पड़ेगा कि जैसे आज जो लोग सक्सेसफुल हैं, तो उनके पीछे जो उनके, जैसे आपने कहा कि उनके जो बाप दादा थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनकी मेहनत का जो एक सिलसिला था और वो जो उसका रिजल्ट था वो उसके बाद की नस्ल तक आया। तो आज की जो नस्ल है वो जो करेगी तो उसके रिजल्ट्स उनको अपनी आने वाली नस्ल में नजर आएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली, आप वही वाली बात हो गई ना कि हम अपनी एक मेमन कहावत यहाँ पे भी बताएंगे लोगों को कि बात सुई वा से डोरो आए। आप जो चीज़ करोगे ना वही आपको नजर आएगी। देखिए, मैं कल की बात है, मैं अपनी बच्चियों को ये ऐसे बैठे बैठे हम लोग बातें कर रहे थे कि देखो बेटा, हमेशा याद रखना, आप अगर ज़मीन के अंदर आलू के बीज डालोगे ना
और आप अपना माइंड बना लोगे कि इसमें से लाल गाजर निकले, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आज की जनरेशन ने क्या माइंड बना लिया कि मैं तो बीज भी नहीं डालूं और फल निकलना शुरू हो जाए। नथिंग इज पॉसिबल। दूसरी बात क्या है कि हम लोग की एक और कहावत है जो हम लोग हमारे जो बुजुर्ग रिलेटिव थे वो हमेशा बोलते थे कि तुम अगर मूंगफलियां फेंकोगे ना तो डेफिनेटली बंदर ही आने हैं। आप लोग अगर मूंगफली फेंक के हिरन का तस्वर करोगे ना तो कभी भी नहीं आएगा। हिरन बुलाने के लिए आपको हिरन की खुराक देनी पड़ेगी। आप डालोगे मूंगफलियां और आप बोलो कि हिरन आ जाए, कभी भी नहीं आएगी, बंदर की टोली ही आएगी। और फिर आप अपने आप को कोसोगे कि यार मैंने एक बंदर नहीं बुलाया था, पूरी बंदर की टोली आ गई। नहीं, बंदर आपने ही बुलाया है, आपने मूंगफली फेंकी तो बंदर आया, हिरन कभी भी नहीं आएगा। हाँ, तो बस जो आप करोगे वही आप, जो बोगे वो काटोगे। तो जो जो चीज़ें आज हम कर सकते हैं बेहतर, अपनी आने वाली नस्लें उन्हीं को फॉलो करेंगी। मेमन लीडरशिप फोरम ने एक ये सिलसिला स्टार्ट किया था मेमन सीरीज पॉडकास्ट का, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये MLF के ये पॉडकास्ट में बुलाया। मुझे आपका बहुत शुक्रिया है। और मैं इनके पॉडकास्ट देखता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे रिलेटिव हैं, जो जानने वाले लोग हैं, उनकी पॉडकास्ट भी देखता हूँ। और हमारी एक मेमन ऑर्गेनाइजेशन का भी एक पेज बना हुआ है, वो भी मैं देखता हूँ। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं एक मैसेज भी आप लोगों को सबको दूंगा। मेरी दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी इतनी बड़ी उम्र नहीं है, मेरे से बड़े बड़े मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे बड़े बड़े मेरे फादर के उम्र के, मेरे दादा के उम्र के सब बैठे। तो इसी प्लेटफॉर्म पे मैं दोबारा आपको एक और मैसेज देना चाहूँगा जो मैंने लास्ट टाइम भी दिया था कि कोशिश करो कि आप अपनी जो मेमन लैंग्वेज जो है ना उसको प्रमोट करो। क्योंकि देखो आने वाली जो जनरेशन है ना वो आहिस्ते आहिस्ते जो मेमन लैंग्वेज है ना उसको बिल्कुल पसे मंजर डाल रही है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि सारे जितने भी हमारे बड़े हैं, जो हम लोग खुद भी हैं, हमारी आने वाली औलादें हैं, जनरेशन है, उनको कोशिश करें कि इतनी बेसिक मेमन तो सिखाएं कि अगर वो किसी कम्युनिटी में बैठते हैं या किसी के साथ बैठते हैं तो उसको इतनी मेमनी आनी चाहिए। देखो मेमन बोलना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर हमारी औलाद मेमन बोलेगी ना तो ऑब्वियसली हमें उसका फ़ख्र होना चाहिए। देखो आप अगर उर्दू लैंग्वेज की बात करते हो ना तो आप घर में बैठे बैठे खुद उर्दू सीख जाओगे। आप स्कूल जाओगे तो आप इंग्लिश सीख जाओगे, या किसी भी ऐसी जगह पे जाओगे ना तो उसकी लैंग्वेज आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। लेकिन आपकी जो मदर लैंग्वेज है ना, आपकी जो मादरी ज़बान है ना, वो है मेमन। वो आपको आपके घर में ही सिखानी पड़ेगी। वो हमारा बच्चा, आने वाला जो बच्चा है ना, वो कभी भी बाहर जाके नहीं सीखेगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी मेमन बरादरी को, सबको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मेमन लैंग्वेज को, मेमन ज़बान को जो है ना प्रमोट करें और आगे अगली नस्ल तक उसको ट्रांसफर भी करें ताकि अगली नस्ल भी इस चीज़ को लेके चल सके। अच्छा, एक सवाल मैं और, आपकी जो बातें हमारी चल रही थी उसमें से एक चीज़ मेरे सामने है। बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद शायद उनका इतना विजन नहीं होता और जैसे ही वो इस दुनिया से जाते हैं तो वो बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपका एक विजन है ब्रांडिंग का कि एक ब्रांड होना चाहिए, तो वो ये कैसे सोच कैसे आई है और क्या आपका जो ख्याल है या आपका जो तसव्वुर है इसको लेके ब्रांडिंग को, वो क्या है? नहीं, देखे ना, ये तो अगर आप कहेंगे कि मैं एक ब्रांड को लॉन्च करूं और एक ब्रांड के बारे में मैं सोचूं, फिर उसके बाद इसके बारे में मैं ये बोल दूं कि जब तक मैं हूं, जब तक ये ब्रांड चले, इसके बाद मैं उस ब्रांड को नहीं चलाऊं, तो ये तो मतलब ऑब्वियसली अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे या मुझसे पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगा तो फिर उसको ब्रांड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस ब्रांड को लेके चलना नहीं चाहते हो और आप कहते हो कि नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक वो ब्रांड चले, और उसके बाद वो ब्रांड ना चले, तो फिर उस ब्रांड बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसका आप ब्रांड कह भी नहीं सकते क्योंकि वो डिपेंडेंट था आपके ऊपर। वो आप तो चल रहे थे लेकिन वो एज बिजनेस एज ए सेपरेट ब्रांड नहीं बन पाया। वो देखो, ब्रांड तो वही होता है ना, आप इतने बड़े बड़े ब्रांड्स उठा लो, जो लोग जिस तरीके से स्ट्रगल करते हैं और कितनी काविशें करते हैं उस ब्रांड को बनाने में। शायद ये मुझे ही पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 कंपनी को फेल किया है। और अभी तक जो मैं ना इस जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ कि मेरा ब्रांड बन जाए। तो बहरहाल मेरा तो एक छोटा सा ब्रांड है, मुझे नहीं पता कि उसका लेवल क्या होगा आगे जाके। लेकिन जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े ब्रांड बनाए हैं, वो मतलब आपकी एक सोच होगी कि वो किस तरीके से उस ब्रांड को बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल, क्या क्या कुर्बानी और पानी की तरह पैसा बहाते हैं और अपनी जानों को लगाते हैं। और अगर जो बंदा ये कहता है कि मैं ब्रांड बस बनाऊंगा और जब तक मेरी हयाती है
वहाँ तक मैं ब्रांड को चलाऊंगा और उसको ब्रांड को कंटिन्यू नहीं करूंगा, नहीं, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। सोच तो बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि आप एक ब्रांड बनाओ और वो ब्रांड का जो फायदा है ना, देखो जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है ना, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ब्रांड कोई बनाते हो ना, तो ये याद रखिएगा कि वो जो ब्रांड है ना, वो आपकी जो सेम जनरेशन है ना, वो कभी भी उसका फायदा नहीं उठा सकेगी। डेफिनेटली उस ब्रांड का जो फायदा है ना, वो सेकंड और थर्ड जनरेशन को होगा। तो जब पहले दिन ही आपका विजन ये होगा कि ये जो मैं ब्रांड बनाऊंगा, ये ब्रांड का फायदा मुझे तो 99% नहीं होना है, क्योंकि एक ब्रांड बनाने में 20 साल 30 साल 40 साल किसी को नहीं पता कितना लग जाता है। तो अगर आप 20-22 साल में भी अपना विजन स्टार्ट करते हो कि मैं एक ब्रांड बनाऊंगा, और उसके बाद उस ब्रांड को 20 साल 15 साल 18 साल 25 साल लग जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो तय है कि इसका फायदा आपको नहीं होना है, इसका फायदा आपकी सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन को होना है। तो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बारे में आप सोच रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये मौकफ है कि मैं सिर्फ अपने हद तक इस ब्रांड को रखूंगा और फिर इस ब्रांड को बंद कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो आपका सवाल का जवाब था, ये मौकफ आपका खत्म हो गया। रही बात दूसरी कि अगर हम कोई ब्रांड को बनाते हैं ना, तो हमारा विजन ये होना चाहिए कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं या आने वाली जनरेशन है, उनको ये फायदा हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको उन जनरेशन को या उन बच्चों को या उन नस्लों को ये तालीम और ये तरबियत भी देनी होगी कि देखो, अगर ये ब्रांड बन रहा है ना, तो ये आपके लिए बन रहा है, और ये अगर आपके लिए बन रहा है तो इसका फायदा भी आपको है। इसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले यही होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ब्रांड बनाते हैं, जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं, इसके बाद आपको पता है पीछे क्या होता है। नफसा नफसी का दौर है, किसी को नहीं पता क्या होना है, कभी बेटा लड़ रहा है, कभी बेटी लड़ रही है, कभी दामाद लड़ रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये तो चलेगा, ये तो एक सिलसिला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम पूरी अपनी कोशिश ये कर सकते हैं कि हम अपनी आने वाली नस्लों को, हमारे आने वाले बच्चों को ये तालीम दें कि बेटा, ये अगर पेड़ बन रहा है ना, तो ये पेड़ आप लोगों के काम आएगा। लेकिन इसकी तालीम आपको ये देनी चाहिए कि कोशिश बच्चों को ये करनी चाहिए कि आपने ये जो पेड़ बन के तैयार होगा ना, इसका आपने सिर्फ फल खाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। जब हम लोगों ने एक मेहनत करके, जो हमारे बड़े लोग जब मेहनत करके कोई चीज़ को हैंड ओवर करते हैं ना, तो उसको संभालने का मेरे हिसाब से एक यही तरीका है कि आप उसके फल खाने की फिक्र करो, बाकी किसी चीज़ की फिक्र नहीं करो। जिस दिन आपने ये सोचा ना कि मैं इसकी जड़ को छेड़ूं ताकि फल ज़्यादा आ जाए, या फिर मैं उसके लीफ को छेड़ूं, या फिर मैं उसकी टहनी को छेड़ूं, तो ये याद रखना कि इसका डाउनफॉल और इसका रिवर्स गेयर लगना शुरू हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अगर कोई अपना ब्रांड बनाता है ना, तो विजन उसका यही होना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा विजन है, कि आपकी आने वाली नस्लें जो है ना, उस ब्रांड को अवेल करें और उस ब्रांड का फ़ायदा उठाएं। परफेक्ट। शामिर भाई, आपको पता है कि मेमन जो कम्युनिटी है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही है, और बहुत से लोगों का ये ख्वाहिश होगी कि वो दुबई में आकर अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहें, या कुछ भी जो करना चाहते हैं वो यूएई के अंदर आए। तो उस सिलसिले में मोहम्मद आमिर ज़करिया एज एन इंडिविजुअल और आइजन ग्रुप जो है, वो किस तरह से उनकी सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली हम हाजिर हैं। जैसे कि हम लोग आज यहाँ MLF प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, और इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से मैं इन सबको मैसेज देना चाहूँगा, तमाम मेमन कम्युनिटी बरादरी को। बेसिकली मैं खुद मेमन बरादरी से बिलोंग करता हूँ, कुतैना जमात से, पाकिस्तान कराची से मैं बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने 2009 में मैंने एंट्री ली दुबई के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बिजनेस में मैंने स्टडी की है, और कहीं जाके मैंने आज इस आइजन ग्रुप ऑफ कंपनी में एज अ फाउंडर एंड CEO के आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। MLF के प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से किसी भी मेमन बरादरी को या किसी को भी अगर कोई हमारी तरफ से हेल्प या हमारी तरफ से एक्सपीरियंस या हमारी तरफ से कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो बिल्कुल हम हाजिर हैं। और मेरा पर्सनली ये बिलीव है कि अगर किसी से बात शेयर की जाती है, या किसी का सपोर्ट किया जाता है, या किसी के साथ जुड़ के चला जाता है, तो डेफिनेटली उसमें बरकत भी है और उसमें फ़ायदा भी है, सामने वाला का भी और ख़ुद का भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं
उनको भी आज बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, स्पेशली जैसे मैंने कहा था स्टार्ट में कि शायद हमें लगता है कि बिजनेस करना या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आज सक्सेसफुल हैं तो वो हमेशा से ही सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने कभी फेलियर देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर। बल्कि ऐसा नहीं होता, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कभी ना कहीं उन्होंने भी फेलियर को फेस किया होता है, बल्कि वो फेलियर को एज नाकामी नहीं लेते, बल्कि वो फेलियर को एज लर्निंग लेते हैं, उससे कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।